इस सेशन में पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को गेज कैसे करेंगे। तो पहला मेथड होने वाला है परसेंटेज मेथड, जो हमने ऑलरेडी कवर अप किया है, मैंने समझाया भी है। दैट इज नथिंग बट परसेंटेज या फिर प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड कैसे करते हैं? चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू करेंगे 100 अगर परसेंटेज में चाहिए तो, और अगर नहीं भी चाहिए तो बाद में इनटू 100 हो जाता है कैंसिल। ओके, डिवाइडेड बाय करेंगे प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, तो वो होगा चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू आएगा 100। अब ये दोनों 100 होंगे कैंसिल और ये नीचे की टर्म हो जाएगी उल्टी। देयरफॉर डेल्टा क्यू डी अपॉन क्यू डी इंटू पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी इजी। अगला मेथड ना थोड़ा सा अलग वाला मेथड है, जो है टोटल आउटले मेथड। ओके, अब ये बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अब ऑब्वियसली वी आर स्पेंडिंग बेस्ड ऑन प्राइस, एंड प्राइस ज़्यादा होने पर जब हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो हमें बोलते भी है कि यार इतना खर्चा क्यों करके लाए हो, है ना ये चीज़। क्लियरली योर एक्सपेंडिचर विल डिपेंड ऑन प्राइस। तो इस मेथड का यूज करके इलास्टिसिटी कैसे मेजर करेंगे? एक टेबल लिखेंगे। पहले तो मैं प्राइस के बारे में बोलूंगी और डिमांड के बारे में बोलूंगी। जब प्राइस 9 से शुरू होके 4 तक नीचे गिरता है तो वही डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करता है? डिमांड जब ज़्यादा प्राइस यानी कि 9 था तो था सिर्फ 40 का, जब प्राइस गिर के घट के हो गया 4 तो डिमांड देखो कितना हो गया 90 का। टोटल आउटले विच इज नथिंग बट टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल आउटले इज नथिंग बट क्वांटिटी परचेस्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर यूनिट, है ना। सो जब पहली केस चल रही थी तो क्वांटिटी परचेस्ड था 40 एंड प्राइस था 9, तो 40 इंटू 9 360 रुपीज़ का हो गया खर्चा, यानी कि टोटल आउटले। वही इनकम को इनले बोलते हैं। हाँ गाइस, आउट यानी कि पैसे बाहर जाते हैं एंड इनले यानी कि हमारे पास आते हैं। ओके फाइन, अगला देखते हैं क्वांटिटी परचेस्ड इनटू प्राइस। अगला है 50 यूनिट्स इनटू प्राइस इज 80, सो 50 इंटू 8 आएगा 400। अब आप मुझे भी बता सकते हैं कि कैसे आया। अगला है 60 इंटू 7, फिर आएगा 70 इंटू 6, फिर आएगा 80 इंटू 5 एंड फिर आएगा 90 इंटू 4 आउटले। ओके, अब यहां पर भी क्या हो रहा है? अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गया ड्यू टू फॉल इन प्राइस एंड अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, इट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या कर रहे हैं हम लोग? ये देखो, रिलेटिवली इलास्टिक कब बोलेंगे? जब एक्सपेंडिचर में चेंज कैसे होता है। सो मैं पहला केस डिस्कस कर रही हूं।
expenditure is increasing when price is dropping, whereas your expenditure is decreasing, ये देखो मैं इसे लिख रही हूँ, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। तो फिर आपकी डिमांड कैसी है? रिलेटिवली इलास्टिक है। ऐसा कब होता है? ये क्लियरली कस्टमर के परसेप्शन पर डिपेंडेंट है। मेरा मानना है कि मॉल में जब सेल लगता है तो रेगुलर प्राइजेस के मुकाबले हम ज़्यादा स्पेंड करके आते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। यार अभी खरीद लूँ तो थोड़ा कम प्राइस पे मिल रहा है, तो मुझे 4 चीज़ों की ज़रूरत है ना, तभी हम 10 लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि मॉल में डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो रादर रिडक्शन इन प्राइस इज इंक्रीजिंग माई एक्सपेंडिचर, है ना। तो प्राइजेस को लेके मैं सेंसिटिव हूँ। तो वही अगर मुझे कोई जीन्स 2000 में सेल में मिल रहा है, समझो लेवाइस का जीन्स, वैसे भी लेवाइस अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। एक बार कोई लेवाइस की जीन्स और कंफर्ट के साथ सेट हो गया तो कोई और दूसरा जीन्स खरीदना बहुत मुश्किल है। तो यूजुअली लेवाइस का जीन्स 4, 4.5, 5,000 में बिकता है। समझो आज आपका बहुत लकी डे है और आपको 2000 में जीन्स मिल गया, तो आप बहुत सारे खरीद के लेके आओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार ना, मैं खरीदने तो 2 ही के हिसाब से गई थी, लेकिन अभी 6 खरीद के लाती हूँ, पता नहीं फ्यूचर में ये इतना डिस्काउंट मिले या नहीं मिले। तो 4000 की 2, यानी कि आप स्पेंड करने गए थे सिर्फ 8000 रुपये। अब आपको 2000 की एक जीन्स मिली तो आप 6 लेके आ रहे हो, क्योंकि आपको लगता है पता नहीं ऐसा मौका मिले या नहीं मिले। तो रादर आपने स्पेंड कर दिया 12,000 रुपया। सो टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज प्राइस पर यूनिट इज क्लियरली ड्रॉपिंग। तो ये बस एक एग्जाम्पल है। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जहाँ पर प्राइस कम होने पर हम टोटल आउटले उसके ऊपर बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम कंफर्टेबल है एक्सपेंडिचर करने में। वही प्राइस जब बढ़ जाता है तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हम बोलते हैं शायद फ्यूचर में खरीद लें, या खरीदते ही नहीं हैं, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये कस्टमर के परसेप्शन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर चीज़ ऐसी है तो यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे कि इलास्टिसिटी रिलेटिवली ज़्यादा है एंड इट्स ग्रेटर देन 1। दूसरा है कि एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट irrespective of whether price is changing or not. तो expenditure will be constant though price is changing. तो प्राइस चेंज होने पर भी उसके ऊपर जो मैंने बजट रखा है वो मैं बदलना नहीं चाहती। मतलब क्या, सपोज मूवी टिकट्स पे मैं महीने के 2000 स्पेंड करना चाहती हूँ, तो टिकट की प्राइस बढ़ने पर भी मैं बोलूँगी यार ठीक है, मेरे टोटल खर्चा मैंने 2000 ही रखा है, तो 2000 में जितनी बार मूवीज़ देख पाऊंगी ना उतनी बार देखूंगी, इससे ज़्यादा बजट नहीं है मेरा। ओके, तो ऑब्वियसली 2000 में मैं ज़्यादा मूवीज़ देख पाऊंगी अगर टिकट का प्राइस गिर गया, और 2000 में मैं कम मूवीज़ देख पाऊंगी अगर टिकट का प्राइस बढ़ गया। लेकिन मेरा क्लियरली मोटिव क्या है कि मैं अपना बजट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि क्लियरली दिस इज़ फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन, एंड मेरी बाकी की सारी चीज़ों को फुलफिल करने के बाद ही जो पैसे बचते हैं वो मैं मूवीज़ पर स्पेंड कर रही हूँ। तो माई एक्सपेंडिचर इज कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, एंड इसे मैं बोलूँगी कि मेरा ई क्या है, इट इज़ इक्वल टू 1। अब तीसरा जो केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टोटल एक्सपेंडिचर इज डिक्रीजिंग, सो एक्सपेंडिचर अब डिक्रीज होगा क्योंकि माई प्राइस इज डिक्रीजिंग, या फिर एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बिकॉज द प्राइस इज इंक्रीजिंग, एंड यहाँ पे इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। तो ये क्लियरली मैं बोलूँगी यहाँ पर नेसेसिटी की चीज़ें जैसी चीज़ें हो सकती है, जहाँ पर सपोज मैं 2 ही किलो नमक खरीदती हूँ महीने का, सो
2 kg। फिलहाल प्राइस सपोज चल रहा है 50 रुपीज़, तो मैंने स्पेंड कर दिया 100 रुपीज़, तो प्राइस मेरा 50 रुपीज़ है और एक्सपेंडिचर अब हो गया 100 रुपीज़। अब ना प्राइस थोड़ा घट के 40 रुपीज़ हो जाता है, फिर भी मुझे 2 ही किलो चाहिए, तो अब क्या हो जाएगा, मेरा आउटले हो जाएगा कम, क्योंकि प्राइस हो गया कम। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि E लेस देन 1 है। सो इट्स वेरी इजी। 3 केसेस थे, E ग्रेटर देन 1, E इक्वल टू 1 एंड E इज गोइंग टू बी लेस देन 1। अब जो तीसरा मेथड है वो है पॉइंट मेथड, और वो बहुत इजी है। आपका जो ग्राफ दिया जाएगा ना, उसके ऊपर आप पहले पॉइंट देखोगे कि कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे 5 पॉइंट्स हैं, P3, P1, P, P2 एंड P4। सो जो पॉइंट आपको दिया जाएगा ना, वहाँ पर उस पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि इट इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। यानी कि क्या, सो सपोज लेंथ AB आपको दिया है 40 एंड P उसका मिड पॉइंट है। सारे लेंथ्स आपको दे देती हूं मैं। सो आपका PA भी है 20 एंड PB है 20, और ये है 10-10 ईच, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स में सपोज 10 का फर्क है, 10 का डिस्टेंस है। तो P3 पर कैसे करूंगी मैं, P3 पे लोअर सेगमेंट है पूरा का पूरा AB, और अपर सेगमेंट है ही नहीं, है ना, तो उसे बोलूंगी 0। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी या इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन मैथमेटिक्स, तो मेरा EP3 आएगा इंफिनिटी। अब P1 की बात करते हैं, EP1। अब चलते हैं EP1 पर, और यहाँ पर लोअर सेगमेंट आपका आएगा P1B। ये देखो, ये P1 है, ये आएगा P1B, और अपर सेगमेंट आएगा P1A। अब P1B जो है दैट्स क्लियरली 30 डिवाइडेड बाय P1A विच इज क्लियरली 10। सो आंसर आ रहा है 3 विच इज ग्रेटर देन 1। सो ये भी वेरीफाई हो गया। अब एट पॉइंट P देखते हैं, अपर सेगमेंट इज AP एंड लोअर सेगमेंट देखना है। 1 मिनट, पहले अपर सेगमेंट नहीं, पहले लोअर सेगमेंट देखना है। चल, सो लोअर सेगमेंट इज PB अपॉन PA। So PB is 20, PA is also 20, so 20 upon 20 is equal to 1। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आ रही है 1। अब चलते हैं EP2 की तरफ, तो लोअर सेगमेंट इज गोइंग टू बी PP4, मैं इसको B मान लूंगी भैया, PB, एंड अपर सेगमेंट जस्ट 1 सेकेंड, EP2, तो मैं मान लूंगी इसे P2B या EP2, तो मान लूंगी P2B, और अपर सेगमेंट आएगा P2A। सो P2B है मेरा 10 अपॉन आएगा 30। गिन लीजिए, डायग्राम में इट्स इजी टू काउंट, तो ये आएगा 1/3, तो ये आंसर आ रहा है 0.33। करके देखिए कैलकुलेटर पर। सो विच इज लेस देन 1। ओके,
अब अगला बचता है P4, तो मैं बोलूँगी वो क्लियरली P4 और B तो सेम ही है। ओके, तो लोअर सेगमेंट अब है ही नहीं कुछ, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है और लोअर सेगमेंट बन ही नहीं सकता। तो न्यूमरेटर हो गया 0 एंड पूरा का पूरा ए भी है आपका अपर सेगमेंट, बट 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0। तो क्लियरली यहाँ पर आंसर आ गया 0। तो किसी भी ग्राफ पर जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट से लेके अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट आप काउंट करना, उसका लेंथ काउंट करना, एंड देन सब्स्टिट्यूट इट इन द फॉर्मूला ऑफ elasticity at that point is equal to lower segment divided by upper segment. So I hope this is very clear. अब अगला है आर्क मेथड। ओके, अब आर्क मेथड ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एक डायग्राम निकाल देते हैं। Now we'll consider 2 points A and B. So at A, suppose my price is 2 rupees. And this is quantity. And then at A, quantity is 1000 units. And at B, it is 2000 units. तो ये है Q1 और ये है Q2 at respective points. Similarly, 1 is P2 क्योंकि it is corresponding to Q2 B के लिए. So B के लिए पूरा 2 और 2 लेंगे, P2 and Q2, और A के लिए 1 लेंगे, P1 and Q1. So this is P1 and this is Q1. अब आर्क मेथड का क्या फॉर्मूला है? इट इज चेंज इन डिमांड। अब डिमांड कैसे चेंज हो रहा है? Q2 को लेके Q1 तक जा रहा है। सो मैं पॉइंट B से A में जा रही हूं, तो डिमांड इज चेंजिंग फ्रॉम Q2 टू Q1 अपॉन टोटल डिमांड दैट इज Q1 प्लस Q2। तो कैसे करना है ये? 2000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1000। ओके, डिवाइडेड बाय फिर से वही करना है। ये बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी है, चेंज इन क्वांटिटी। सो ये हमने किया है न्यूमरेटर में Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1, ये न्यूमरेटर में किया है। डिनोमिनेटर में क्या करना है? P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1। तो मेरा प्राइस है P2 है 2 और P1 है 1 अपॉन P2 प्लस P1 विच इज 2 प्लस 1। So 2000 minus 1000 is 1000 divided by 3000 upon this 2 minus 1 is 1 divided by 3 because 2 plus 1 is 3. अब ये हो जाएगा इन्वर्टेड और ये चीज़ें हो जाएंगी कैंसल। सो दिस इज 1/3 इंटू 3/1 So P1 is going to be 2 and P2 is going to be 1. So this will be 1 minus 2. 1 minus 2 divided by P2 plus P1 which is 1 plus 2. So now what we have is 2000 minus 1000 which is 1000 divided by 3000 upon 1 minus 2 which is minus 1 divided by 3. Now I will cancel the zeros
and minus 1 by 3 will be inverted. So this gives me 1 by 3 into minus 3 by 1. So after cancellation, this gives me the answer equal to minus 1. So since there is 1 we see is clearly unitary elastic. Since there is a negative relationship between price and the quantity demanded, clearly the sign we have got is going to be negative. So I hope this is clear. Thank you so much for now and all the best.